ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। आज हम वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन सीट का तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट से। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड थे, तो उसी तरह से आज हम तीसरा वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो पैटर्न हमारा वही रहेगा। एक तरफ हमने टॉपिक लिख दिए हैं, फॉर्मूला और नोटेशन की जगह को ब्लैंक रखा है। वन बाय वन फॉर्मूला स्टडी करेंगे, थोड़ी बहुत उनके बारे में नॉलेज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे ध्यान रखिएगा Q जो है ये टोटल चार्ज है। उसके बाद है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी वायर के एज पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं इक्वल टू लाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यहां पे आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल है इन फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो अगेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहां पे रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। L लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। A क्रॉस सेक्शन एरिया है। उसके बाद है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी वायर के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो होती है। परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, तो A cos थीटा भी ले सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जनरली फॉर्मूला J इज इक्वल टू I अपॉन ए भी ले लेते हैं, जहां पे A क्रॉस सेक्शन एरिया है, I फ्लो होने वाली करंट है। उसके बाद है कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी को हमने J से डिनोट किया और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया। तो J और सिग्मा के अंदर क्या रिलेशन है? तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इंपॉर्टेंट है, इसको माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, J करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है जब किसी वायर पर बैटरी अप्लाई की जाती है, पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो चार्ज कैरियर जिस एवरेज वेलोसिटी से मूवमेंट करते हैं दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है माइनस ई टॉ अपॉन एम। यहां पे टॉ ध्यान रखिएगा रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो जो कंसेक्यूटिव कोलिजन होती है उनके बीच में जो एवरेज टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो उसका रिलेशन है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, जहां पे रो टी का मतलब है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। रो नॉट का मतलब है रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे यहां पे T नॉट लिया है तो T नॉट इनिशियल टेम्परेचर है और ये T टेम्परेचर है। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है।
अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, जो कि इक्वल होता है रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर के रेशो के बराबर। ये रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। इसका रेशो अगर लोगे तो आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान रखने की बात है, अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो अल्फा पॉजिटिव होगा। ये होता है कंडक्टर के लिए। और यदि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होती है तो अल्फा नेगेटिव होगा। ये होगा नॉन कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए, सॉरी सेमीकंडक्टर के लिए। नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है J और VD में। J इज इक्वल टू NE VD, जहां पे N ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू VI, वेरी इंपॉर्टेंट से याद रख सकते हैं आप, इज इक्वल टू I²R या V²/R। ओम्स लॉ लेके आराम से ये फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक एनर्जी। केवल पावर को आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू VI इंटू T, I²R इंटू T, V²/R इंटू T। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर इन यूनिट्स। घरों में जो बिजली के बिल आते हैं यूनिट के अंदर, उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? तो बिल्कुल सिंपल है, पावर इंटू टाइम। टाइम जो लेना है वो हावर में लेना है, इंटू डेज अपॉन 1000। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स जो है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के इनवर्स के सम के इक्वल होगा। इस तरह से हमने 15 फॉर्मूले कर लिए। कुछ फॉर्मूले आगे भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ हमने इस सीट का और इसकी टेस्ट सीट का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दूसरे जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो वीडियो है उनके लिंक भी हमने अटैच किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। हमारी चैनल आपको कैसा लग रहा है उसको जरूर हमको बताने की कोशिश करें, जिससे हमको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम सही जा रहे हैं या कुछ कमी रह रही है। अच्छा लगा तो भी बताइए, कुछ कमी रह रही है तो भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ही लिए जाए तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 एलसीएम लेंगे, इन्वर्स करेंगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। ये बहुत यूजफुल है क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल में दो जो रेजिस्टेंस है वो ही पैरेलल में देके और पूछा जाता है। अगला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चार्जिंग कंडीशन में बताएं या डिस्चार्जिंग कंडीशन में बताएं, आपको दोनों ही बताने हैं। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR और V इज इक्वल टू E प्लस IR, जहां पे E EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V टर्मिनल वोल्टेज है और स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। उसके बाद है सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट EMF होगा
वो दोनों सेल के ईएमएफ के सम के बराबर होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होगा, तो R1 प्लस R2। और जो करंट आएगी वो हमेशा इस फॉर्म में आएगी, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई इक्विवेलेंट की जगह हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और R इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं R1 प्लस R2। इसी तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से आप देखिएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कि हमने पहले लिया था। और करंट का फॉर्मूला तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट की जगह ये लिख देते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और अपॉन में कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट की जगह R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसके बाद है किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी इसको बोलते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताता है जंक्शन पॉइंट पर करंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, यानी एंटर करने वाली करंट और उससे बाहर निकलने वाली यानी एग्जिट करने वाली करंट का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा। उसके बाद है किरचॉफ लूप लॉ, जो सेकंड लॉ से भी जाना जाता है। वो बताता है किसी भी लूप में जुड़े सेल का ईएमएफ का सम उस लूप में जुड़े रेजिस्टेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के सम यानी एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। इसको आप ओम्स लॉ से आराम से याद कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए, V की जगह E ले लीजिए, EMF। यानी किसी भी लूप में जितने भी सेल जुड़े हैं उनके EMF का सम उस लूप में जुड़े रेजिस्टेंस और उनमें फ्लो होने वाली करंट के मल्टीप्लिकेशन के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, दैट इज किरचॉफ लूप लॉ। उसके बाद में बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लीजिए R1 R2 R3 R4 जो है वो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो बैलेंस स्टेट के अंदर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा, या जनरल इसको P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S भी ले लिया जाता है। उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस इन मीटर ब्रिज, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो अननोन रेजिस्टेंस S से ले लेते हैं, इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, जहां पे ध्यान रखिएगा L जो है वो बैलेंस लेंथ है, L जो है वो बैलेंस लेंथ है, और कैपिटल R जो है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर बताता है कि सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो सेल जुड़ा रहता है उसका ईएमएफ बैलेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो E प्रोपोर्शनल टू L, जब प्रोपोर्शनल लाते हैं इक्वल टू लाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। X इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद इसकी दो एप्लीकेशन है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो दो सेल हैं जिनके ईएमएफ E1 और E2 है, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू होगा L1 अपॉन L2, जहां पे L1 ध्यान रखिएगा जब पहला सेल फर्स्ट सेल सर्किट के अंदर क्लोज है तब उसकी बैलेंस लेंथ है L2 इज बैलेंस लेंथ व्हेन सेकेंड सेल इज इन सर्किट। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। उसके बाद है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, दैट इज R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, जहां पे L1 जब सेल
ओपन सर्किट में है तब बैलेंस लेंथ है L2, जब सेल क्लोज सर्किट में है तो बैलेंस लेंथ है कैपिटल R, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स है, कैपिटल R रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर का एक बार में फॉर्मूला सीट का रिवीजन किया है। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आगे भी इसके साथ हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।